हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। माय नेम इज प्रगति और इस वीडियो में हम कुछ एडवांस फंक्शंस जैसे कि आइटरेटर, जनरेटर, मैप, फिल्टर और रिड्यूस के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि हम कैसे खुद का फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं और रेंज फंक्शन की तरह का कैसे खुद का हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हमने कुछ एडवांस फंक्शन जैसे कि जिप और एन्यूमरेट इनको पाइथन फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट में पहले ही कवर कर लिया है। तो अगर आप इन फंक्शंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए हम सबसे पहले आइटरेटर के बारे में समझते हैं। और आप यहाँ स्क्रीन में आइटरेशन, आइटरेटर और आइटरेटर इन तीन टर्म की डेफिनेशन को देख पा रहे होंगे। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक बास्केट है जिसमें कई सारी आइसक्रीम्स रखी हुई हैं और एक बेबी चिंटू है जो इस बास्केट से सारी आइसक्रीम को खाना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो बास्केट है जिसमें हमने आइसक्रीम्स को रखा हुआ है, इस बास्केट को हम कहेंगे आइटरेबल। और चिंटू का बास्केट से आइसक्रीम पिक करना और खाना ये एक प्रोसेस हुआ और ये प्रोसेस चिंटू तब तक करता रहेगा जब तक कि इस बास्केट से सारी आइसक्रीम फिनिश ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइटरेशन। और आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। और यहाँ पर जो चिंटू का हाथ है जो बास्केट से आइसक्रीम को पिक करने में हेल्प कर रहा है, इस हाथ को हम कहेंगे आइटरेटर। तो आइटरेशन क्या हुआ? एक रिपीटेशन प्रोसेस है जो कंटेनर से एलिमेंट्स को एक के बाद एक करके विजिट करता है। आइटरेबल जिसमें हम आइटरेशन को परफॉर्म करते हैं और जो एलिमेंट्स को होल्ड करता है। इसके एग्जांपल है जैसे कि सेट, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल। एंड आइटरेटर जो कंटेनर से एलिमेंट को पिक करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि आइटरेशन इज अ रिपीटेशन प्रोसेस टू विजिट एवरी एलिमेंट फ्रॉम कंटेनर एंड कंज्यूम इट। आइटरेबल जिसके ऊपर हम आइटरेशन को परफॉर्म करते हैं। एंड आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ प्रोग्रामर्स टू ट्रेवर्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ डेटा विदाउट स्टोरिंग द डेटा इन द मेमोरी। आई नो आप अभी इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे, हम इस लाइन के मीनिंग को आगे अभी वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आइटरेटर कंटेनर से एलिमेंट को पिक करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर चिंटू का हाथ कंटेनर या बास्केट से आइसक्रीम को पिक करने में हेल्प कर रहा है। ये जो मैंने आपको तीनों डेफिनेशंस बताई और इनके बीच में डिफरेंस मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया, इसे अब हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं। और इसके लिए यहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। और लिस्ट के एलिमेंट को फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करके प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट आइटरेबल है क्योंकि इसने एलिमेंट्स को होल्ड किया हुआ है। देन फॉर लूप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करके प्रिंट करा रहा है जिसे हम आइटरेशन कहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये फॉर लूप बैकएंड में कैसे वर्क करता है? तो इसे हम पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फॉर लूप सबसे पहले इटर फंक्शन को कॉल करता है जो लिस्ट को आइटरेटर में कन्वर्ट करता है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। देन फॉर लूप नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 5 टाइम्स नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया गया है क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन एक बार में केवल एक ही एलिमेंट को एक्सेस करता है। इसलिए अगर फॉर लूप को लिस्ट से 5 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसे 5 टाइम्स नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर फॉर लूप बैकएंड में इटर फंक्शन और नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, तो अगर हम इन दो लाइंस को कमेंट कर दें और एक्सप्लिसिटली इटर फंक्शन और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करें तो भी हमारे लिस्ट के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाने चाहिए। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। और सबसे पहले हम इटर फंक्शन की हेल्प से लिस्ट को आइटरेटर में कन्वर्ट करते हैं।
आई को प्रिंट करा लेते हैं और आई का टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट में शो रहा है कि जो आई है वो एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, और यहाँ पर आई का टाइप आइटरेटर शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने इटर फंक्शन की हेल्प से लिस्ट को आइटरेटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे भी हम प्रिंट करा लेते हैं। इन दो लाइंस को कमेंट कर देती हूं। तो ये देखिए अभी हमने एक बार नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, तो यहां पर केवल लिस्ट की हमारी पहली वैल्यू 1 प्रिंट हो गई है। इसी तरह से हम 4 टाइम्स और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 5 टाइम्स नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, तो हमारी लिस्ट की ये पांचों वैल्यू प्रिंट हो गई है। एक बार हम और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। जब हमने एक बार और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया तो यहां पर हमारे पास स्टॉप आइटरेशन एरर मिल गई है। आप सोच रहे होंगे कि जब हम फॉर लूप के थ्रू लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे तब तो हमको ये एरर नहीं मिल रही थी। ये एरर हमको तब इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि फॉर लूप अपने आप ही इस एरर को हैंडल कर लेता है। इट मीन्स कि हमें नेक्स्ट फंक्शन को उतनी बार ही कॉल करना चाहिए जितने लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया था इस लाइन को मैं रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, एक और चीज, हम इस सिंटैक्स की हेल्प से लिस्ट को आइटरेटर में कन्वर्ट कर रहे थे, हम इसकी जगह इस सिंटैक्स का भी यूज कर सकते हैं। और इस सिंटैक्स की जगह हम इस सिंटैक्स का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग और इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है। आप चाहे इस स्टेटमेंट की हेल्प से लिस्ट को आइटरेटर में कन्वर्ट करें या इस स्टेटमेंट की हेल्प से आइटरेटर में कन्वर्ट करिए, आपकी चॉइस है। सेम ऐसे ही आप इस स्टेटमेंट की हेल्प से नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करें या इस स्टेटमेंट की हेल्प से नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करें, इन दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, मैं आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखा देती हूँ। इस लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ और हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने लिस्ट को आइटरेटर में कन्वर्ट कर लिया एंड 2 टाइम्स नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिस्ट के 2 एलिमेंट 1 और 2 प्रिंट हो गए हैं। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात, क्या हम नेक्स्ट फंक्शन में आइटरेटर की जगह आइटरेबल को पास करा सकते हैं? नेक्स्ट लाइन को रिमूव कर देती हूँ और यहां पर हम एल लिखते हैं। तो ये देखिए यहां पर हमें एरर शो हो गई, टाइप एरर शो हो रही है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट एन आइटरेटर। इट मीन्स कि हम नेक्स्ट फंक्शन में कभी भी आइटरेबल को पास नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में हम सिर्फ आइटरेटर को पास करा सकते हैं। तो यहां पर ये जो मैंने एल लिखा ये गलत है, तो यहां पर हम आई कर देते हैं। इसके बाद माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम फॉर लूप में आइटरेबल की जगह आइटरेटर को पास करा सकते हैं या फॉर लूप आइटरेबल की जगह आइटरेटर को एक्सेस कर सकता है। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। आप यहाँ पर आउटपुट को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर हमारा आउटपुट 1 की जगह 2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक प्रिंट हो रहा है, और ये जो 1 है वो इस स्टेटमेंट के कारण प्रिंट हो रहा है। और इस स्टेटमेंट में हम आई के ऊपर नेक्स्ट फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं और इसी आई पर हमने फॉर लूप को भी अप्लाई किया हुआ है या हम फॉर लूप के थ्रू इस आइटरेटर को एक्सेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन ने आई की फर्स्ट वैल्यू 1 को प्रिंट कर दिया है और जब हमने इसी आई पर फॉर लूप को अप्लाई किया तो फॉर लूप के बैकएंड में भी नेक्स्ट फंक्शन प्रोसेस होता है और नेक्स्ट फंक्शन की ये ब्यूटी होती है, उसे ये पता होता है कि वो आइटरेटर की कहां तक
वैल्यू को एक्सेस कर चुका है। तो यहां पर नेक्स्ट फंक्शन को ये याद है कि वो i की फर्स्ट वैल्यू 1 को एक्सेस करा करके प्रिंट करा चुका है। तो जब हमने फॉर लूप को अप्लाई किया तो नेक्स्ट फंक्शन को ये पता है कि उसे 2 से वैल्यू को एक्सेस करना है, इसीलिए वैल्यू हमारी यहां से 2 से स्टार्ट होना प्रिंट हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट फंक्शन है उसे ये याद रहता है कि वो आइटरेटर की कहां तक वैल्यू को एक्सेस कर चुका है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि वो आइटरेटर की लास्ट वैल्यू की स्टेट को प्रिजर्व कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ आउटपुट में वैल्यू 1 की जगह 2 से प्रिंट हो रही है। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि आइटरेटर का यूज हम वैल्यू पिक करने के लिए करते हैं, लेकिन अभी तक आपने प्रगति ये नहीं बताया कि इसका बेनिफिट क्या है, और आपने इस लाइन का मीनिंग भी नहीं बताया। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक फ्रिज है और आप जूस पीने के शौकीन हो और पूरे साल में आप 400 कैंस जूस की कंज्यूम करते हो। तो आप इन जूस की कैन को कैसे फ्रिज में स्टोर कराओगे? तो इसे स्टोर कराने के 2 मेथड। फर्स्ट मेथड में आप सारी की सारी कैंस को परचेज करोगे और फ्रिज में इन सारी 400 कैंस को स्टोर करा दोगे, और पूरे साल एक एक करके कंज्यूम करते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से सारी की सारी कैंस को फ्रिज में स्टोर करा देते हैं तो हमारे पास दूसरे सामान को फ्रिज में रखने के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। एंड दूसरे मेथड में हम एक बार में एक कैन को परचेज करेंगे, फ्रिज में स्टोर कराएंगे एंड देन कंज्यूम करेंगे। इस तरह से हम पूरे साल एक एक करके कैन को परचेज करते हैं और फ्रिज में स्टोर कराते हैं एंड देन कंज्यूम करते हैं। तो अगर हमने ये मेथड यूज किया तो हमारे पास फ्रिज में दूसरे सामान को रखने के लिए स्पेस बना रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक साथ मेमोरी को या फ्रिज के स्पेस को कंज्यूम कर लिया है और दूसरे सामान को रखने के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है, जबकि यहाँ पर हमने थोड़ी ही मेमोरी को कंज्यूम किया है और दूसरे सामान को रखने के लिए मेमोरी या स्पेस को छोड़ रखा है। तो कुछ इस तरह से हमारे आइटरेबल वर्क करते हैं और इस तरह से आइटरेटर वर्क करते हैं। और अब आप यहाँ पर प्रोग्राम में फोकस होइए। यहाँ पर हम फॉर लूप के थ्रू आइटरेबल को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से प्रोसेस हो रहा है। मींस कि आइटरेबल एक बार में पूरे डेटा को मेमोरी एलोकेट कर देता है, जबकि यहाँ पर हम फॉर लूप के थ्रू आइटरेटर को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से प्रोसेस कर रहा है। मीन्स कि हमें जिस डेटा की नीड होती है सिर्फ उसी डेटा को मेमोरी एलोकेट करते हैं, देन डेटा को कंज्यूम करते हैं और मेमोरी इरेज कर देते हैं या मेमोरी डी एलोकेट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये आइटरेटर बैक एंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले आई 1 को मेमोरी एलोकेट करेगा, x 1 को एक्सेस करके प्रिंट कर देगा एंड देन आइटरेटर 1 के लिए मेमोरी डी एलोकेट कर देगा। इसके बाद आई दोबारा से 2 के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, x 2 को एक्सेस करके प्रिंट कर देगा एंड देन फिर से आई 2 के लिए मेमोरी डी एलोकेट कर देगा। नेक्स्ट टाइम आई फिर से 3 के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, x 3 को प्रिंट करेगा एंड देन आई फिर से 3 के लिए मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। तो इस तरह से आई एक एक करके जिस डेटा की नीड होती है उसे मेमोरी एलोकेट करता है एंड देन डी एलोकेट करता है। तो आप एज्यूम करिए कि अगर हमारे पास लार्ज डेटा हो और मेमोरी कम हो तो हम कम मेमोरी में भी लार्ज डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आइटरेटर का यूज हमें बड़े डेटाबेस के साथ करना चाहिए ताकि हम मेमोरी को सेव कर सकें। और इस कंसेप्ट को अब मैं प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ, बट इससे पहले हम थोड़ा सा अपने कोड को क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये 4 स्टेटमेंट्स रिमूव कर देती हूँ, इसे अनकमेंट कर देती हूँ और इसे अभी मैं कमेंट कर देती हूँ।
तो आइटरेबल और आइटरेटर ने कितनी मेमोरी कंज्यूम करी, इसको पता लगाने के लिए हम पहले सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं और फिर सिस मॉड्यूल के गेट साइज ऑफ फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसके लिए यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखती हूं, और अब हम प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहां पर लिस्ट 120 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और आइटरेटर 48 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है मेमोरी कंज्यूम करने के लिए। आइटरेटर कितनी कम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और लिस्ट आइटरेटर की अपेक्षा कितनी ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। तो आइटरेटर्स अगर इतनी कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं तो क्या कुछ बिल्ट इन आइटरेटर्स भी हैं? तो हाँ, कुछ बिल्ट इन आइटरेटर्स भी हैं, जैसे कि रेंज, फिल्टर, एन्यूमरेट, मैप, रिवर्स, जिप एंड इटर फंक्शन, जिसमें से हम कुछ आइटरेटर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। रेंज फंक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एन्यूमरेट, जिप और इटर फंक्शन के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। इनको मैंने अपने पहले वाली प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ था, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और इस वीडियो में हम फिल्टर, मैप के बारे में समझेंगे। तो रेंज फंक्शन का भी हम जरा साइज पता करके देख लेते हैं कि ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे तो यहाँ पर रेंज 1 to 5 डेटा को जनरेट करेगा। और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आई और रेंज सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए 48 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, जबकि लिस्ट 120 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं छोटे से प्रोग्राम में ही कितना डिफरेंस आ गया है। तो बेसिकली आइटरेटर का यूज हमें तब करना चाहिए जब हम कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें बहुत बड़ा डेटाबेस यूज हो रहा हो। उस टाइम पर अगर हम आइटरेटर को यूज करते हैं तो हम मेमोरी बहुत ज्यादा सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली आइटरेटर का यूज हम मेमोरी को सेव करने के लिए करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आइटरेबल और आइटरेटर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या आंसर करेंगे? कि आइटरेबल का यूज हम डेटा को स्टोर कराने के लिए करते हैं, जबकि आइटरेटर का यूज हम डेटा को पिक करने के लिए करते हैं। आइटरेबल ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं, जबकि आइटरेटर कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं। आइटरेबल में सिर्फ इटर मैजिक फंक्शन होता है, जबकि आइटरेटर में इटर और नेक्स्ट दोनों मैजिक फंक्शन होते हैं। आइटरेबल को हम आइटरेटर नहीं कह सकते हैं, लेकिन आइटरेटर को हम आइटरेबल कह सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिना किसी एरर के फॉर लूप के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं उन्हें हम आइटरेबल कहते हैं। और यहां पर हमने ये देखा कि हमने आइटरेटर को बिना किसी एरर के फॉर लूप के द्वारा इजीली एक्सेस कर लिया, तो हम आइटरेटर को इसीलिए आइटरेबल कह सकते हैं, लेकिन आइटरेबल को हम आइटरेटर नहीं कह सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं, ये गलत है कहना। तो यही बेसिकली आइटरेबल और आइटरेटर में डिफरेंस है। इसके बाद अब हम खुद का फॉर लूप क्रिएट करते हैं और मैं इसे क्लीन कर देती हूं और यहां से मैं इस कोड को भी रिमूव कर देती हूं और खुद के फॉर लूप को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन का नेम देते हैं माई ओन लूप। यहां से फंक्शन को कॉल करते हैं और इस लिस्ट को पास करा देते हैं। अब हमें ये पता है कि फॉर लूप के बैकएंड में इटर और नेक्स्ट फंक्शन प्रोसेस करता है। तो हम यहाँ पर जो अपना फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर इटर और नेक्स्ट फंक्शन को भी प्रोसेस करना होगा। तो इसके लिए हम पहले लिस्ट को आइटरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी देन व्हाइल लूप अप्लाई करते हैं और अब प्रोग्राम को रन करते हैं।
ओके, ये देखिए हमारी यहाँ पर सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, बट यहाँ पर अभी हमें स्टॉप आइटरेशन एरर मिल रहा है, तो इसे भी अब हम हैंडल करते हैं। तो ये जो एरर है वो इस पार्ट के कारण हमें मिल रही है, तो यहाँ पर हम ट्राई अप्लाई कर देते हैं और इस पूरे कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर करते हैं। और अगर हमें ये एरर मिले तो हम सिंपल इसे पास करा दें। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पर स्टॉप इटरेशन एरर नहीं मिल रही है, और जैसे हमारा फॉर लूप इस लिस्ट को एक्सेस करके प्रिंट कर रहा था, सेम वैसे ही हमने अपना खुद का यहाँ पर फॉर लूप क्रिएट कर लिया और इस लिस्ट को हम एक्सेस करके यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद हम खुद का आइटरेटर क्रिएट करते हैं, जैसे कि रेंज फंक्शन वर्क करता है। लेट्स सपोज कि मैंने आपसे कहा कि 2 से लेकर के 10 तक के इवन नंबर को जनरेट करिए, तो आप यही तो लिखते थे, रेंज 2, 10 और इवन नंबर जनरेट हो जाते थे 2 से लेकर के 10 तक के। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही हम यहाँ पर खुद का आइटरेटर क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले मैं कोड को कमेंट कर देती हूँ, और अब हम इवन नंबर नाम की एक क्लास क्रिएट करते हैं एंड इसके अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। आप इस स्टार्ट एंड स्टॉप नंबर को रेंज के स्टार्ट एंड स्टॉप नंबर से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं और आप ये जानते हैं कि किसी भी आइटरेटर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, इटर एंड नेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हम आइटरेटर क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें क्लास के अंदर इटर और नेक्स्ट फंक्शन को भी क्रिएट करना होगा। तो पहले मैं इटर फंक्शन क्रिएट करती हूँ, जो कि रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हम सेल्फ को ही रिटर्न करा देंगे एंड देन नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो लेट सपोज कि हमने स्टार्ट में वैल्यू असाइन करी 2, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, स्टार्ट प्लस 2, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 2 को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं और यहां से हम रिटर्न कर देते हैं सेल्फ डॉट स्टार्ट को। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहां से हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए वैल्यू पास कर देते हैं 2, 10। तो हम इवन नंबर को 2 से लेकर के 10 तक जनरेट करना चाहते हैं, तो यहां पर हमें कंडीशन भी अप्लाई करनी होगी। तो यहां पर हमने इवन नाम का आइटरेटर क्रिएट कर लिया है, जो कि हमारी इवन नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर इवन आइटरेटर है तो हम इसमें नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट नेक्स्ट ऑफ इवन एंड देन कोड को रन करते हैं। तो ये देखिए हमें यहां पर नेक्स्ट वैल्यू मिल गई है, हमारे यहां पर 4 प्रिंट हो गया है। इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को 3 टाइम्स और प्रिंट कराते हैं और आउटपुट को देखते हैं। तो ये देखिए यहां पर हमें आउटपुट में 4, 6, 8, 10 मिल रहा है, जबकि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो था 2, 4, 6, 8। इट मीन्स कि हमने यहां पर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो सही नहीं लिखा है। हम एक बार इस स्टेटमेंट को और प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए इस बार हमें इस स्टेटमेंट की वजह से, ये जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर नन मिल रहा है। तो हमें इस नन वाली प्रॉब्लम को भी हैंडल करना है
और जो हमारा आउटपुट गलत आ रहा है उसे भी हमें ठीक करना है, और आउटपुट हमारा इस लॉजिक की वजह से कुछ गलत आ रहा है। तो हमें देखना होगा कि ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ये बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है, देन इसके बाद हम अपने कोड को ठीक करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू हमारी 2 हुई, क्योंकि हमने स्टार्ट की वैल्यू इनिशियली 2 असाइन की हुई है, तो यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद हमने कंडीशन चेक करी, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, हमें ब्लॉक के अंदर एंटर कर गए। देन स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 2, तो स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 + 2 = 4। तो स्टार्ट की वैल्यू 2 से हमारी 4 हो गई। अगेन कंडीशन चेक हुई, ये फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक हुई, नाउ सेकेंड टाइम कंडीशन चेक हो रही है, तो 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, हम फिर से ब्लॉक के अंदर एंटर कर गए। नाउ दिस टाइम स्टार्ट इक्वल टू 4 + 2, तो स्टार्ट की वैल्यू हमारी 6 हो गई, तो यहां पर हमने 4 से 6 कर दिया। थर्ड टाइम फिर से कंडीशन चेक होगी, तो 6 इज लेस देन 10, तो स्टार्ट इक्वल टू हो गया 6 + 2 = 8, एंड फोर्थ टाइम हम फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, एंड यहां पर स्टार्ट की वैल्यू 6 से 8 हो गई है, तो 8 इज लेस देन 10, स्टार्ट की वैल्यू हमारी 8 + 2 = 10, तो इस बार हमारी स्टार्ट की वैल्यू 8 से 10 हो गई है। फिफ्थ टाइम हमारा फिर से कंडीशन चेक होगी, 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हुई, यहां से स्टार्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो स्टार्ट में हमारी वैल्यू कौन कौन सी है, 4, 6, 8, 10, इसीलिए हमें आउटपुट में 4, 6, 8, 10 मिल रहा था। तो यहां हमने लॉजिक में क्या मिस्टेक किया, हमने स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू को बिना किसी वेरिएबल में असाइन किए हुए डायरेक्ट स्टार्ट पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, जिससे हमारी स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू खो गई। तो जब हम स्टार्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले हमें स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में सेव कराना होगा। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक वैल नाम का वेरिएबल लिया और उसमें अपनी स्टार्ट को असाइन कर दिया, तो स्टार्ट की जो इनिशियल वैल्यू है वो मेरी वैल वेरिएबल में जाकर के सेव हो गई, और लास्ट में यहाँ पर हम जो स्टार्ट को रिटर्न करा रहे हैं इसकी जगह वैल वेरिएबल को रिटर्न कराएंगे। अभी मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं वैल इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट, और यहां से हम वैल को रिटर्न कर देते हैं एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए अब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमें यहाँ पर 4, 6, 8, 10 की जगह 2, 4, 6, 8 मिल रहा है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी था। और अब हम अपनी इस नन वाली प्रॉब्लम को भी रिसॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एस ब्लॉक क्रिएट करते हैं और रेज कर देते हैं स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन को। तो ये देखिए जब हमने एक और बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराया तो अब नन की जगह यहाँ पर स्टॉप आइटरेशन प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी नन वाली प्रॉब्लम को भी हैंडल कर लिया। और आप जानते हैं कि हम फॉर लूप के थ्रू भी आइटरेटर को आइटरेट कर सकते हैं। तो मैं पहले इन लाइंस को कमेंट कर देती हूँ और फॉर लूप के थ्रू इवन आइटरेटर को आइटरेट करती हूँ। और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमें स्टॉप आइटरेशन भी नहीं मिल रहा है,
वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि फॉर लूप अपने आप ही स्टॉप आइट्रेशन एरर को हैंडल कर लेता है। तो हमने जो अपना खुद का आइट्रेटर क्रिएट किया था उसके लिए भी फॉर लूप ने अपने आप ही स्टॉप आइट्रेशन को हैंडल कर लिया, मींस के आउटपुट में शो नहीं कराया। तो इस तरह से हमने अपना खुद का आइट्रेटर भी क्रिएट कर लिया है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हो कि हमने रिटर्न क्यों कराई है वैल को, तो आप एक बार अपने आप खुद से ड्राई रन करिएगा, आप समझ जाएंगे कि हमने वैल को क्यों रिटर्न कराया हुआ है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, बट आई होप आप समझ जाएंगे। इसके बाद अब हम जनरेटर को समझते हैं, और जनरेटर भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस और डेटा को जनरेट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इवन नंबर के सीक्वेंस को जनरेट किया है। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर हम ये काम आइट्रेटर के थ्रू कर सकते हैं तो हमें जनरेटर की नीड क्यों पड़ रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब अभी हमने इवन नंबर के सीक्वेंस को जनरेट किया तो हमें कई सारे टास्क को परफॉर्म करना पड़ा। सबसे पहले हमने क्लास को क्रिएट किया, देन क्लास के अंदर हमने इटर एंड नेक्स्ट मैजिक मेथड को क्रिएट किया, एंड नेक्स्ट मेथड के अंदर हमने नेक्स्ट नंबर को जनरेट करने के लॉजिक को लिखा, देन एल्स ब्लॉक के अंदर हमने स्टॉप आइट्रेशन एरर को हैंडल किया। तो सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कई सारे टास्क को परफॉर्म किया। तो पाइथन कहता है कि आपको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पाइथन लैंग्वेज में हैं, ये सारे के सारे टास्क मैं आपके लिए खुद करके दूंगा। तो इसके लिए पाइथन ने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम जनरेटर कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे जनरेटर प्रोग्रामर के टास्क को रिड्यूस करता है और कैसे सीक्वेंस को जनरेट करता है। तो जनरेटर फंक्शन होते हैं और इन्हें क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते थे, देन फंक्शन का नेम मेंशन करेंगे। तो मैंने फंक्शन का नेम लिखा इवन नंबर, आप फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इवन नंबर फंक्शन का नेम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं इवन नंबर के सीक्वेंस को क्रिएट करना चाहती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। और यहाँ पर मेरी क्लास का नेम इवन नंबर है, इसलिए मैंने फंक्शन का नेम भी इवन नंबर मेंशन कर दिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर यील्ड कीवर्ड लिखेंगे। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न की जगह यील्ड कीवर्ड लिखते हैं तो वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की जगह जनरेटर फंक्शन बन जाते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्मल एंड जनरेटर फंक्शन में। नॉर्मल फंक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, जबकि हम जनरेटर फंक्शन में यील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से 1 को रिटर्न कराना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 मेंशन कर दिया। देन इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे एक वेरिएबल ई में असाइन कर देते हैं और ई को प्रिंट कराते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए, यहां पर हमें आउटपुट में 1 की जगह ऑब्जेक्ट मिला है, मींस कि जो ई है वो एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आप यहां पर टाइप ऑफ ई करके प्रिंट करा सकते हैं। तो ई जनरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर मेंशन हो रहा है। तो अगर हमें 1 को प्रिंट कराना है तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें नेक्स्ट ऑफ ई को प्रिंट कराना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें आउटपुट में 1 मिल गया है, और यहाँ पर हमें आउटपुट में 1 इसलिए मिला है क्योंकि ई जनरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि सीक्वेंस है। जैसे कि लिस्ट सीक्वेंस है वैसे ही ई भी सीक्वेंस है, तो ये कुछ वैल्यू को होल्ड करता होगा, इसीलिए जब मैंने नेक्स्ट ऑफ ई प्रिंट कराया तो हमें आउटपुट में 1 मिल गया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा है, जनरेटर आर आइट्रेटर्स, और आइट्रेटर्स वो होते हैं जो नेक्स्ट फंक्शन और इटर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर ई नेक्स्ट फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जनरेटर्स आर आइट्रेटर्स। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से यील्ड कीवर्ड को यूज करूं और 2 को रिटर्न करा दूं, और मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट कर देती हूं, तो ये देखिए हमें आउटपुट में यहाँ पर 2 मिल गया है। तो आप कितनी बार भी
फंक्शन के अंदर यील्ड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जितनी बार यील्ड कीवर्ड का यूज करेंगे उतनी बार आपको नेक्स्ट ऑफ ई करके प्रिंट कराना होगा। जबकि हम फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड को सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं। अगर आपने एक बार यूज कर लिया और उसके बाद कोई आप स्टेटमेंट लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते, ये आप जानते हैं। लेकिन हम यील्ड कीवर्ड को फंक्शन के अंदर कितनी बार भी मेंशन कर सकते हैं। मैं यहां पर 2 टाइम्स रिटर्न कीवर्ड यूज करके दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या कह रही हूं। और फिर से मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ तो देखिए आउटपुट में सिर्फ आपको 1 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हमने एक बार वैल्यू को रिटर्न करा दिया तो हम उसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करते। लेकिन यील्ड कीवर्ड में ऐसा नहीं हो रहा था, आपने देखा था। तो मैं यहाँ पर दोबारा से यील्ड मेंशन कर देती हूँ। और अब हम इवन नंबर के सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो यहां से ये सब मैं रिमूव कर देती हूँ और यहां से वैल्यू पास करते हैं 2, जिसे नम में रिसीव करा देते हैं। इसके बाद फंक्शन के अंदर व्हाइल लूप क्रिएट करते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं num is less than 10 और यहां पर ई को आइटरेट करने के लिए फॉर लूप क्रिएट करते हैं। आप चाहे तो नेक्स्ट ऑफ ई भी प्रिंट करा सकते हैं। और प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं। तो ये देखिए यहां हमें आउटपुट में इवन नंबर का सीक्वेंस मिल गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी कम लाइंस का कोड लिख करके हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर को जनरेट किया है। यही जनरेटर की ब्यूटी होती है। तो बेसिकली जनरेटर का यूज हम आइटरेटर्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक के बाद एक करके डेटा को जनरेट करते हैं। और जनरेटर्स भी आइटरेटर की तरह ही मेमोरी को सेव करते हैं। जनरेटर में हम यील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल फंक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को जनरेटर, आइटरेटर और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के बताओ कि हमें इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद अब हम फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है और इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नम नाम की लिस्ट है, जिसमें से हमें परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है एंड देन परफेक्ट स्क्वायर्स में 2 को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्टिंग वैल्यूज मिलेंगी उसका हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। अब आप ये कहोगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कौन सी बहुत टफ बात है। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी टफ बात नहीं है, बट यहाँ पर हम 3 न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप फर्स्ट टास्क को परफॉर्म करिए और ये देखिए कि हम इस टास्क को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करिए और फर्स्ट टास्क को परफॉर्म करिए। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट टास्क को परफॉर्म कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टास्क को परफॉर्म करने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने परफेक्ट स्क्वायर नाम की एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर ली है। देन हम लूप अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम स्क्वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पहले मैंने नंबर का रूट फाइंड आउट कर लिया है, देन उसका स्क्वायर फाइंड आउट किया है। अगर ये हमारी वैल्यूज x की वैल्यू के इक्वल है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज यहाँ पर x की वैल्यू 4 हुई एंड 4 का रूट होगा 2, यहाँ से हमें 2 मिलेगा एंड देन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 इक्वल टू 4।
तो हम 4 को परफेक्ट स्क्वायर लिस्ट में ऐड कर देंगे। आई नो ये आप बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको ये समझ में आ गया होगा। देन लास्ट में हमने अपनी लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करा दिया है और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गए हैं, 4, 16, 25, 1, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है? सेकेंड अप्रोच में हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का भी यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड अप्रोच है हमारी एंड सेकेंड अप्रोच में हम यहां पर हमने सेकेंड अप्रोच में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया है एंड देन इसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर को प्रिंट करा देते हैं। और इसे मैं कमेंट कर देती हूं। और यहां पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। अब हम इसी टास्क को फिल्टर फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे और इन तीनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। आप फिल्टर फंक्शन को रियल लाइफ के एयर प्यूरिफायर या वाटर फिल्टर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे एयर प्यूरिफायर वर्क करता है सेम वैसे ही फिल्टर फंक्शन भी प्रोग्राम में वर्क करते हैं। एयर प्यूरिफायर फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है एंड वेस्ट एयर को थ्रो कर देता है। सेम वैसे ही फिल्टर फंक्शन हमें जिन वैल्यूज को चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर्स चाहिए, इन वैल्यूज को होल्ड करेगा एंड रिमेनिंग वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो फिल्टर फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हमें फंक्शन को इंप्लीमेंट करना होगा, देन फिल्टर फंक्शन के थ्रू हम उस फंक्शन को पास करेंगे। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ उसे मैं इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। तो यहां पर मैंने परफेक्ट स्क्वायर नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पर फिल्टर फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने फंक्शन को और इस लिस्ट को, नम लिस्ट को आर्गुमेंट्स की तरह पास किया है। तो एक्चुअल में फिल्टर फंक्शन लिस्ट के हर एक एलिमेंट में इस फंक्शन को अप्लाई करेगा और ये फंक्शन जिस भी एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा फिल्टर फंक्शन उसे सेव कर लेगा। जैसे कि सबसे पहले लिस्ट से फर्स्ट एलिमेंट 4 को पिक किया और 4 पर इस फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो जब 4 पर इस फंक्शन को अप्लाई किया तो यहां पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 के लिए ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। और फिर फिल्टर फंक्शन जिस भी वैल्यू के लिए इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है उसको वो सेव कर लेगा। अगर आप चाहें तो इसे किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर x वेरिएबल में 4 को असाइन कर दिया। नेक्स्ट टाइम नम से सेकेंड वैल्यू 5 पिक होगी। 5 के लिए ये सेम प्रोसेस फिर अप्लाई होगा। तो इस बार x की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी और 5 के लिए ये फंक्शन ट्रू की जगह फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जिस भी वैल्यू के लिए इस फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया फिल्टर फंक्शन उसे सेव नहीं करेगा, तो 5x में जाकर के असाइन नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम सेम ऐसे ही 5.8 के लिए ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, देन 12 के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद 16 वैल्यू पिक होगी। 16 वैल्यू पिक होगी तो इस बार x की वैल्यू 16 हो जाएगी और 16 के लिए ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा और फिल्टर फंक्शन जिस भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है उसे सेव कर लेता है। तो फिल्टर फंक्शन x में 16 को असाइन कर देगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि आप फिल्टर फंक्शन को एयर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर से रिलेट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो फिल्टर है इसे आप रिलेट कर दो
एयर प्यूरिफायर से, और हमने यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है इस परफेक्ट स्क्वायर, ये एयर प्यूरिफायर के आप एयर प्यूरिफाइंग टेक्निक से रिलेट कर सकते हैं। एंड देन यहां पर जो लिस्ट है इसको आप एयर से रिलेट कर दीजिए। तो फिल्टर फंक्शन जो भी हमारी एयर है उसके ऊपर ये एयर प्यूरिफाइंग टेक्निक को अप्लाई करेगा और जो फ्रेश एयर है उसे प्रोवाइड कर देगा एंड जो वेस्ट एयर है उसे हटा देगा। सेम वैसे ही यहां पर भी हमारा फिल्टर फंक्शन वर्क कर रहा है। और अब मैं यहां से ये सब रिमूव करती हूं और इसे हम एक वेरिएबल x में असाइन कर देते हैं एंड देन x को प्रिंट करते हैं एंड प्रोग्राम रन करते हैं। बट ये देखिए यहां पर हमें आउटपुट में x में वैल्यू की जगह ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। जी हाँ, फिल्टर फंक्शन आउटपुट में आइटरेटर रिटर्न करता है और इनपुट में फिल्टर फंक्शन को और आइटरेबल को लेता है। आइटरेबल मीन्स जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, और आउटपुट में आइटरेटर रिटर्न करता है। तो अगर मैं ये कह रही हूं कि फिल्टर फंक्शन आउटपुट में आइटरेटर रिटर्न करता है, तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए और x आइटरेटर टाइप का है तो ये नेक्स्ट फंक्शन को सपोर्ट करेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे नेक्स्ट ऑफ x और फिर से प्रोग्राम रन कराते हैं। तो ये देखिए यहां पर हमें वैल्यू मिल गई है 4। एक बार दोबारा से हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए इस बार मुझे आउटपुट में 16 मिल रहा है। तो इस तरह से हम फिल्टर फंक्शन के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सीक्वेंस से वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर आप इसे लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो देखिए इस बार यहां पर हमें x की वैल्यू में लिस्ट मिल रही है और जब हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो x अब आइटरेटर नहीं रह गया, आइटरेबल हो गया, और आइटरेबल नेक्स्ट फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एरर मिल रही है। तो अगर आप इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको इन स्टेटमेंट्स को लिखने की नीड नहीं है, तो यहां से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। बट मैं इसे कमेंट कर दे रही हूं क्योंकि मुझे आपको कंपैरिजन समझाना है। तो इन तीनों मेथड में से हम कौन से मेथड को यूज करें? तो आप नोटिस करिए कि फर्स्ट मेथड आउटपुट में लिस्ट रिटर्न कर रहा है जो कि आइटरेबल है, एंड सेकेंड मेथड भी आउटपुट में लिस्ट रिटर्न कर रहा है और ये भी आइटरेबल है। दैट मीन्स कि दोनों ही मेथड सेम साइज की मेमोरी को कंज्यूम करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों मेथड में से कौन से मेथड को यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू हैं तो आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, और अगर न्यू नहीं है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि ये दोनों ही मेथड सेम साइज की मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं और दोनों ही आइटरेबल को रिटर्न कर रहे हैं। जबकि थर्ड मेथड फिल्टर आउटपुट में आइटरेटर को रिटर्न करता है। यहां पर भले ही मैंने आइटरेटर को आइटरेबल में आपको कन्वर्ट करके दिखाया है, बट एक्चुअल में फिल्टर आउटपुट में आइटरेटर रिटर्न करते हैं, और आप जानते हैं कि आइटरेटर आइटरेबल की अपेक्षा कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है और आपको उससे कुछ डेटा को फिल्टर करना है तो हमेशा फिल्टर मेथड का यूज करना चाहिए। बस आउटपुट को एक साथ शो कराने के लिए मैंने यहाँ पर आइटरेटर को आइटरेबल में कन्वर्ट किया है, और अब मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ। अच्छा, इसके बाद हम 2 पॉइंट्स और नोटिस करते हैं कि क्या हम फिल्टर फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। तो हाँ, हम फिल्टर फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो आर्गुमेंट्स में फंक्शन को पास करते हैं या आउटपुट में फंक्शन को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिल्टर फंक्शन में फंक्शन को आर्गुमेंट्स की तरह पास किया है, इसलिए फिल्टर फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम फिल्टर फंक्शन को लैम्डा फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं? तो करके देखते हैं।
और यहां पर मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देती हूं और प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैंने नम को भी कमेंट कर दिया है। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए, हमें आउटपुट में यहां पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि आइटरेटर टाइप का है, आप जानते ही है। तो मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो एक काम करती हूँ, यहाँ पर इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो आप देख सकते हो, सिर्फ हमने एक लाइन का यहाँ पर कोड लिखा और हमें आउटपुट में इससे जो फिल्टर्ड वैल्यू है वो मिल गई है। तो इस तरह से हम फिल्टर फंक्शन को लैम्ब्डा फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट करा करके वैल्यू प्रिंट कराई है। अगर आप चाहें तो बिना लिस्ट में कन्वर्ट किए हुए नेक्स्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लिख करके भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरह से वैल्यू प्रिंट करानी है। देन इसके बाद अब हम सेकेंड टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर्स में 2 को ऐड करना है। तो हमारी जो अब अपडेटेड लिस्ट है वो ये हो गई है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, हमें इस लिस्ट में 2 को ऐड कराना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जो रिटर्न कर रहा है x+2, क्योंकि हम लिस्ट के हर एक एलिमेंट में सेम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। मींस कि हम हर एक एलिमेंट में 2 को ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर मैप फंक्शन लिस्ट के हर एक एलिमेंट में ऐड फंक्शन को अप्लाई कर रहा है। देन इसके बाद हम इसे एक वेरिएबल अपडेटेड लिस्ट में सेव करा देते हैं और अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। बट ये देखिए, यहाँ पर हमें आउटपुट में वैल्यू की जगह मैप ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इट मीन्स कि मैप फंक्शन आउटपुट में ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जो कि आइटरेटर टाइप का है। तो अगर ये आइटरेटर टाइप का है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें आउटपुट में 6 मिला है, मीन्स कि 4 में ऐड हुआ तो हमें 6 मिला। अगेन हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो हमें आउटपुट में 18 मिला, 16 में 2 ऐड हुआ तो हमें यहाँ 18 मिल गया। इस तरह से आप इसे 4 टाइम्स लिखिएगा तो हमें अपडेटेड वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर हम चाहें तो इसे यहाँ पर लिस्ट में भी कन्वर्ट करा करके प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब हमें लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट मिल गया है, जिसमें हमारी प्रीवियस एलिमेंट में 2 ऐड होकर के वैल्यूज मिल रही है। हम मैप फंक्शन को भी लैम्ब्डा फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट करती हूँ। मैं अभी इस पार्ट को कमेंट कर देती हूँ। इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देती हूँ और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें मैप ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट यूज कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें अपनी फर्स्ट वैल्यू 6 मिल गई है। 4 के लिए हमें यहाँ पर 6 मिला है। तो आप इस तरह से नेक्स्ट करके और भी स्टेटमेंट प्रिंट करा लीजिएगा। अभी मैं इसे यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर हमें अपडेटेड वैल्यूज आउटपुट में मिल गई है यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो इस तरह से हम मैप फंक्शन को भी लैम्डा फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब हम नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें रिजल्टिंग वैल्यूज में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने हैं। तो हमारी जो रिजल्टिंग वैल्यूज हैं वो अब ये है और इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। मीन्स कि पहले हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, इसमें लेट सपोज हमें एक वैल्यू आई x, देन हम x का मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, इसमें हमें एक वैल्यू आई x1, देन हम x1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसे हमें प्रिंट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ थर्ड टास्क एंड यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सेकेंड टास्क यूजिंग मैप फंक्शन। तो इसके लिए यहाँ पर हम फाइनल टास्क नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं। जो रिटर्न करेगा a मल्टीप्लाइड बाई b एंड देन इसके बाद रिड्यूस फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पर हम रिड्यूस फंक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिड्यूस करके सिंगल वैल्यू चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन फाइनल टास्क और जो अपडेटेड लिस्ट है उसे आर्गुमेंट्स की तरह पास कर देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रिड्यूस फंक्शन के नीचे एक येलो लाइन आ रही है। तो ये येलो लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हम रिड्यूस फंक्शन को फिल्टर और मैप फंक्शन की तरह डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रिड्यूस फंक्शन को यूज करना है तो इसे हमें पहले इंपोर्ट कराना होगा। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर हमने फंक्टूल्स पैकेज से रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट करा लिया है और अब आप देख भी सकते हैं यहाँ से येलो लाइन हट गई है और इसे हम एक वेरिएबल फाइनल वैल्यू में सेव करा लेते हैं और प्रिंट कर देते हैं फाइनल वैल्यू को। और यहाँ पर मैं इस लाइन को कमेंट कर देती हूँ और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी फाइनल वैल्यू प्रिंट हो गई है जो कि कुछ इस तरीके से बैकएंड में परफॉर्म हो रही है। अगर हम चाहें तो रिड्यूस फंक्शन को लैम्डा फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले कमेंट कर देती हूँ और लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें लैम्डा फंक्शन से भी सेम आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से हम रिड्यूस फंक्शन को लैम्डा फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ कि ये जो हमने तीनों टास्क परफॉर्म किए हैं इनको एक साथ लिख देती हूँ। बाकी सारी लाइंस को कमेंट कर देती हूँ। ओके, आई थिंक सारी लाइंस हमारी कमेंट हो गई है और यहाँ पर मैंने तीनों टास्क को एक साथ लिख दिया है और फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारा आउटपुट शो हो रहा है। तो इस तरह से आप फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आइटरेटर्स क्या होते हैं, इन्हें हम क्यों यूज करते हैं, जनरेटर्स क्या होते हैं और इन्हें हम क्यों यूज करते हैं, कब हमें फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन का यूज करना चाहिए। अगर आपको लैम्डा फंक्शन को यूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी पाइथन फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर के लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि हाँ प्रगति, हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।